दफतन मेरे बदन को एक झटका सा लगा और फिर यूं महसूस हुआ जैसे बदन फट जाएगा। मिलर ने जवाब दिया, अजीम तहरीक की बका के लिए हकीर सा नजराना, क्योंकि मैं भी नस्लन यहूदी हूं। रात हुई तो पूरा लॉस एंजलिस जगमगा उठा। रोशनियों का एक तूफान उमड़ आया था जिसे देखकर आंखें खीरा हुई जाती थीं। पेनी मेरी खुश्क तबीयत की वजह से कुछ बोर नजर आ रही थी। फिर हम डिनर के लिए नीचे आ गए। पहली मंजिल पर शानदार डाइनिंग हॉल था जो उस वक्त लोगों से खचाखच भरा हुआ था। यहाँ हर रंग हर नस्ल के लोग मौजूद थे, जिससे लॉस एंजलिस की नई हैसियत उभरती थी। स्याफाम, मैक्सिकन, जापानी और हिस्पानवी बाशिंदों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारी रहनुमाई एक गोशे की जानिब कर दी गई और हम दोनों अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने वेटर को चेरी शेक का ऑर्डर दे दिया। पेनी की निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक बुलंद कद्दो-कामत की खूबसूरत लड़की मेरे पास आ गई। वो साड़ी बांधे हुए थी। कद्दो-खाल में खालिस निस्वानियत की बजाय किसी कदर अक्खड़पन था। फिर भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेहद पुरकशिश थीं। उसने ठेठ अंबाला की जबान में पूछा, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ सरदार जी? मैं चौंक पड़ा। अपने लहजे से वो सिख मालूम होती थी। ये एक नई मुसीबत नाजिल हो गई थी। अगरचे मैं भी ठेठ पंजाबी बोल सकता था, लेकिन वो एक खास बात जो सिखों की पंजाबी में होती है मेरी जबान में नहीं थी। फिर भी मैंने खुश अखलाकी से उसका इस्तकबाल करके अपनी हद तक खालसा जबान में उसे बैठने की पेशकश की, जिसके जवाब में वो मुस्कुराती हुई बैठ गई। बोली, आंखें तरस गईं अपने किसी आदमी को देखने के लिए। क्या लॉस एंजलिस में खालसे नहीं आते और उनके यहाँ न आने की कोई खास वजह है? मैंने कहा, मेरे ख्याल में ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन तुम यहाँ कब से हो? वो बोली, 1 हफ्ते से। न्यूयॉर्क से आई हूँ, मगर यहाँ तो बोर हो गई हूँ। मैंने सवाल किया, तन्हा आई हो? वो बोली, हाँ, मुझसे यही हिमाकत हुई। करण सिंह मेरे साथ आना चाहता था, मगर मैंने उसे लिफ्ट ही नहीं दी। कजन है मेरा, मगर खालसों में ऐसे बुजदिल जवान कम ही नजर आते हैं। मर्द ही नहीं लगता, इसलिए मैं उसे घास नहीं डालती। ये कौन है? सिख लड़की ने बड़ी बेतकल्लुफी से पेनी की तरफ इशारा किया। मैंने तारुफ करवाया, ये मेरी दोस्त पेनी है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। उसने नाक सुकोड़ कर कहा, शक्ल से ही पन्नी लगती है, मगर सरदारिया, क्या तुझे पूरे लॉस एंजलिस में एक यही मिली थी? मैं बौखला कर पेनी को देखने लगा, लेकिन इस बात से जरा सुकून हुआ कि मोहतरमा ने ये बात भी पंजाबी में कही थी। उन खातून का अंदाज भी अजीब था। यूं लगता था जैसे मेरे चेहरे पर दाढ़ी और सर पर पगड़ी देखते ही मेरे सारे हुकूक उनके नाम महफूज हो गए हों। मैंने पूछा, क्या आप लोगों का तारुफ करवाऊं? बेतकल्लुफ खातून ने कहा, रहने दें, बस भगा दे सरदारिया इसे यहाँ से। मुझे तो शक्ल से ही उल्लू लग रही है। ये चली जाएगी तो बातें करेंगे। पेनी अजीब सी निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। न जाने उसके तासुरात क्या थे, लेकिन अजनबी जबान में गुफ्तगू करते हुए उसने एक अंदाजा तो लगा लिया होगा कि हम दोनों जबान के रिश्ते से ही सही एक दूसरे के करीब जरूर हैं। दफतन उसने कुर्सी खिसकाते हुए कहा, अली, अगर तुम महसूस न करो तो मैं उठ जाऊं। मुझे मेरा एक शिनासा नजर आ गया है। मैंने किसी कदर बौखलाए हुए अंदाज में कहा, जरूर। यूं लगता था जैसे पेनी ने सारी बातें समझ ली हों। उसके जाने के बाद नवारिद खातून ने इस तरह हाथ झाड़े जैसे उन्होंने पेनी को उठाकर फेंक दिया हो। बोली, अच्छा हुआ इसे शनासा नजर आ गया। हाँ, नाम क्या है तेरा सरदारिया? मैंने जल्दी से कहा, सरजीत सिंह। बोली, मेरा नाम रजनी कौर है। न्यूयॉर्क में अपने खानदान के साथ रहती हूँ। अमेरिका की सारी रियासतें देख रही हूँ। तू क्या करता है? सिख लड़की निहायत बेतकल्लुफी पर उतर आई थी। मैंने जवाब दिया, पढ़ता हूँ। लड़की ने खुद ही कहा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ। वो बोली, और ऐश करने इतनी दूर आता है? पहले तालीम मुकम्मल कर ले सरदारे, माता पिता तेरा इंतजार कर रहे होंगे। इन चक्करों में पड़ा तो बर्बाद हो जाएगा। कड़ियल जरूर है पर सूरत से मासूम लगता है। मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए कहा, ठीक कहती हो रजनी कौर, लेकिन मैं एक काम से यहाँ आया हूँ, ऐश करने नहीं। वो बोली, काम से आया था, लेकिन लड़की के साथ? सरजीत सिंह, रजनी कौर ने बड़ी दुनिया देखी है। मेरी मान तो अब भी समझ जा। अभी से संभल गया तो संभल जाएगा, वरना फिर रोने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। रजनी कौर अजीब औरत थी। खुद तो इतनी बेबाक और आजाद फितरत की मालिक थी और मुझे इस तरह नसीहतें कर रही थी जैसे मेरी नानी हो। रक्स के लिए मौसीकी शुरू हुई तो मैंने उसे रक्स की पेशकश की। बोली, बैठ जा, कल नहीं मिलूंगी तुझसे। खालसा होकर इन लोगों की तरह कमर मटकाएगा, शर्म नहीं आएगी? आज मेरी खातिर रहने दे।
कल नाच लेना दिन भर के। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। यकयक वो लड़की मुझे पसंद आ गई थी। फिर हम दोनों बातें करते रहे। अजीब बेनियाज फितरत की मालिक थी। उसकी बातें बड़ी अक्खड़ और साफ सुथरी थी। मैं तजब्जुब का शिकार हो गया। 12 बजे के करीब वो उठ गई। बोली अच्छा मैं चलती हूँ। मैंने कहा कहाँ जाओगी रजनी कौर, मैं छोड़ाऊं? बोली जा जा, वो छिपकली तेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है रजनी, मैंने पहले भी तुमसे ये बात कही है। वो बोली यकीन नहीं आता, पर तू कहता है तो चुप हो जाती हूँ। बस जा आराम कर, वाहिगुरु तुझे कामयाब करें। रजनी के लहजे में खुलूस था। मैंने बेख्तियार होकर पूछा कल आओगी? वो बोली नहीं, कल मैं सैन फ्रांसिस्को जा रही हूँ, वहां से सेलिनास जाऊंगी चरवाहों का खेल देखने। ये कहकर वो बाहर निकल गई। उसने पलट कर भी न देखा। मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया था। मैं वाकई फैसला नहीं कर पाया कि वो किस किस्म की औरत थी या लड़की है। मुमकिन है वो पेनी को देखकर मोहतात हो गई हो और इसलिए वापस चली गई हो। लेकिन जो गुफ्तगू उसने की उसमें एक अपनायत, एक बड़ापन तो जरूर था। कोई घटिया बात नहीं थी। फिर मुझे पेनी याद आ गई और मैं दिल ही दिल में खुद पर हंसने लगा। एक तरफ मेरी जिंदगी मौत के बेरहम हाथों की जद में थी और दूसरी तरफ ये सारे हंगामे। एक बार तो दिल चाहा कि तमाम अखलाकी बंधनों को तोड़कर इस बेराह रवी को अपना लूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर जिंदगी मुख्तसर ही रह गई तो आखिरी वक्त में ये गुनाह क्यों। पेनी भी जल कर ही गई थी। मुमकिन है वो गहरी नींद सो रही हो। कमरे में आया तो कमरा खाली था और पेनी का बिस्तर बेशिकन था। गोया वो अभी तक तफरीहात में मशगूल है। जहन्नम में जाए मेरी कौन लगती है। मैंने लिबास तब्दील करके बिस्तर संभाल लिया। देर तक ख्यालात के हुजूम में घिरा रहा और फिर दरवाजा बंद किए बगैर सो गया ताकि पेनी की आमद से आंख न खुले। सुबह जल्दी आंख खुल गई। 6:45 बजे थे। बेख्तियार पेनी के बिस्तर पर निगाह जा पड़ी। बिस्तर खाली और शिकनों से बेनियाज था। मैंने ताज्जुब से सोचा पेनी सारी रात नहीं आई। एक लम्हे के लिए तशवीश के आसार जहन में उभरे, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने इन सारे ख्यालात पर लानत भेज दी और उठकर गुस्ल खाने में चला गया। खूब देर तक नहाया और जब बाहर निकला तो पेनी एक आराम कुर्सी पर दराज अखबार देखती नजर आई। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा और फिर उसकी मुतलाशी निगाहें मेरे अकब में किसी को तलाश करने लगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा सुबह बखैर मिस्टर विक्रम सिंह। ये दोनों अल्फाज उसने चबा चबा कर अदा किए थे। मैं भी खुलूस से मुस्कुरा दिया, सुबह बखैर मिस पेनी। वो बोली मैंने सोचा नाश्ता आप लोगों के साथ ही करूं। कम से कम वो खातून इतनी बद अखलाक तो नहीं होंगी कि मुझे नाश्ते की इजाजत न दें। मैंने उसके सामने बैठते हुए पूछा तुम रात को कहाँ थी पेनी? वो बोली हम लोग खुद को एक दूसरे के अच्छे दोस्तों में शुमार करने लगे हैं। एक अच्छे दोस्त की हैसियत से मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें कमरे में तन्हाई मुहैया करूं और फिर यूं भी बाज निगाहों में मेरे लिए वो जज्बात मौजूद हैं जो तुम्हारी निगाहों में नहीं है। मैंने कहा ओह सॉरी, मुझे ये जाती सवाल नहीं करना चाहिए था। बहरहाल नाश्ते के लिए वेटर को बुला लें। मेरा ख्याल है रात को तुमने भी डिनर नहीं किया। वो बोली नहीं, मैंने अपने एक दोस्त के साथ डिनर कर लिया था। फिर उसने बेल बजा दी और हम वेटर का इंतजार करने लगे। पेनी तंजिया अंदाज में बोली आपकी दोस्त क्या पसंद करेंगी, उनसे भी पूछ लें। मैंने ताज्जुब से कहा क्या मतलब? अगर तुम रजनी कौर की बात कर रही हो तो वो सिर्फ एक पुरखुलूस सिख लड़की थी जो मुझे अपना हम वतन और हम मजहब समझकर मेरी तरफ मुतवज्जो हुई थी। उसने मेरे साथ रक्स करना भी पसंद नहीं किया और एक बुजुर्ग के अंदाज में मुझे तालीम मुकम्मल करने की हिदायत करती रही, क्योंकि मैंने उसे यही बताया कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। और फिर वो मुझे नसीहतें करती हुई चली गई और बस। इससे पहले कभी मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। मशरकी लड़कियां इस तरह जिंदगी नहीं गुजारती। आखिर में मेरा लहजा तल्ख हो गया। पेनी का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो खुश्क होंठों पर जबान फेर रही थी और उसकी आंखों में सख्त शर्मिंदगी के आसार थे। इतनी देर में वेटर आ गया और मैं उसे नाश्ते की तफसील नोट करवाने लगा। वेटर चला गया। पेनी की आंखों से आंसुओं के 2 कतरे टपक पड़े थे। मैंने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे वाकई अफसोस है पेनी, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है। मैंने किसी कदर शर्मिंदा से अंदाज में कहा। उसने रोते हुए कहा मुझे खुद पर शर्मिंदगी है। वाकई मेरा किरदार घिनौना है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मिस्टर अली कि मैं अब खुद को संभाल लूंगी। बुराई के रास्तों से दूर हटने के लिए तुम मेरे लिए मशअल राह बन जाओगे। मैंने कहा ठीक है, बस ठीक है। बराह करम खामोश हो जाओ, तुम्हारे रोने से मुझे अफसोस ही हो रहा है। पेनी ने आंसू खुश कर लिए और थोड़ी देर के बाद हम नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद मैंने पूछा अब क्या प्रोग्राम है पेनी? उसने जवाब दिया फिल वक्त तो कुछ नहीं, हमें मिस्टर मिलर की जानिब से हिदायत मिलेंगी। मैंने कहा उस वक्त तक तुम मुझे लॉस एंजलिस की सैर करवाओ, मैं इस हसीन शहर को देखना चाहता हूँ। पेनी ने गर्दन हिला दी। इस गुफ्तगू के बाद उसने अभी तक मुझसे निगाहें नहीं मिलाई थीं और मेरे उस अकीदे को तक़वियत मिल रही थी कि इंसान फितरी तौर पर बुरा नहीं होता, हालात और माशरा उसकी शख्सियत की तश्कील करता है।
दिन के 11 बजे हम लॉस एंजलिस की सड़कों पर निकल आए। आसमान पर बादल छाए हुए थे। मेरे देश में उस मौसम को उमंगों का मौसम कहा जाता है। दिलों में हलचल का मौसम शुमार होता है। दोशीज़ाओं के रंग बिरंगे लिबास, दरख्तों में पड़े हुए झूले और उनकी लंबी लंबी पींगे, ऊपर शाखों पर कोयल की कूक, ये बड़ा अजीब मौसम होता है। लेकिन अहले अमेरिका इस हुस्न से नावाकिफ हैं। वो चमकते सूरज के तलबगार हैं। लॉस एंजलिस का शुमार अमेरिका के सफ़े अव्वल के चंद सनती शहरों में होता है। उसका निवाही इलाका ज़राअत और मवेशियों के लिहाज से इंतहाई ज़रखेज़ और कीमती है। हवाई जहाज़ों और मोटरों के लातादाद कारखाने यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ की खुसूसी सनत खाम सेलुलाइड फिल्मों की तैयारी है। जिस तरह सैन फ्रांसिस्को में चीन के बाहर चीन के बाशिंदों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है, उसी तरह लॉस एंजलिस में मेक्सिको से बाहर मेक्सिको के बाशिंदों की सबसे बड़ी आबादी है। तर्ज तामीर में तनव्वो है। यहाँ गुंबददार मकानात भी हैं और भूरे पत्थरों के रंगीन शीशों वाले मकानात भी कसरत से हैं। जदीद तरीन इमारतें भी हैं जिनकी बुलंदियां आसमान को छूती नजर आती हैं। प्लाजे का इलाका शहर के कल्ब में शुमार होता है और ये जगह पब्लिक जलसों के लिए मशहूर है। अलसोबरा स्ट्रीट पर लकड़ी की एक सलीब 1781 के किसी वाक़े की यादगार की शक्ल में मौजूद है। उस सड़क पर बेशकीमत दुकानें बिखरी हुई हैं। खूबसूरत रेस्तोरां हैं जहां लकड़ी और कागज की बनी हुई खूबसूरत लालटेनें लटकी हुई हैं। रात गए उस इलाके की रौनक पुरशबाब होती है। गोंगचियो का चीनी मंदिर, जापानी थिएटर और फिर ग्राउंड एवेन्यू पर खूबसूरत पब्लिक लाइब्रेरी, ये तमाम चीजें लॉस एंजलिस को ख्वाबों का शहर बनाती हैं। पेनी की नन्ही सी बबल कार में बैठकर मैंने लॉस एंजलिस के बेशुमार हसीन मकामात देख डाले। तबीयत पर बड़ी फरहत तारी हो गई। पूरा दिन बाहर गुजारने के बाद हम होटल वापस पहुंचे थे। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए ही थे कि एक वेटर ने एक खूबसूरत लिफाफा हाथ में थमा दिया। उसने अदब से कहा, आपके लिए एक पैगाम है जनाब। लिफाफे पर होटल का नाम दर्ज था और अंदर एक कागज मौजूद था जिस पर लिखा था, पेनी जिस वक्त भी वापस आओ इस फोन पर रिंग कर लो, मिलर। पूरे दिन के खुशगवार तासुर को इस पैगाम ने जायल कर दिया। पेनी ने एक निगाह मुझे देखा और मैंने गर्दन हिला दी। तब वो फोन की तरफ बढ़ गई और फिर उसने नोट शुदा नंबर डायल करके रिसीवर कान से लगा लिया। चंद ही लम्हात में दूसरी तरफ से राब्ता कायम हो गया। मिस्टर मिलर से बात करना चाहती हूँ, मेरा नाम पेनी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, मिलर बोल रहा हूँ। वो बोली, आपने फोन करने का हुक्म दिया था मिस्टर मिलर। वो बोला, हाँ, हमारे दोस्त का क्या हाल है? वो बोली, विक्रम सिंह मेरे पास मौजूद है। मिलर ने कहा, तुम्हारा काम यह है पेनी के विक्रम सिंह को क्राइम स्ट्रीट के बंगला नंबर 60 में पहुंचा दो, जहां चंद लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। इनका बकिया काम इन्हें वहीं समझा दिया जाएगा। पेनी ने कहा, बहुत बेहतर। क्या मैं वहां रुककर इनकी वापसी का इंतजार करूं? मिलर ने कहा, नहीं, वो रात को वापस नहीं आएंगे, तुम होटल में इनका इंतजार कर सकती हो। पेनी बोली, क्या इस प्रोग्राम के बारे में इनसे मालूम कर लूं? मिलर की आवाज उभरी, कोई हर्ज नहीं है। पेनी ने माउथ पीस पर हाथ रखकर मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे मौका न दिया। मैंने कहा, ठीक है पेनी, ये मेरा फर्ज है जो वादे के मुताबिक मुझे पूरा करना है। मैं मिस्टर मिलर की आवाज सुन चुका हूँ। पेनी ने गर्दन हिला दी। बोली, विक्रम सिंह तैयार हैं मिस्टर मिलर, मैं इन्हें किस वक्त वहां पहुंचा दूं? जवाब मिला, ठीक 10 बजे। बोली, बेहतर है, मैं हुक्म की तामील करूंगी। उसने फोन रख दिया और फिर मुझे देखने लगी। बोली, मुमकिन है मिस्टर मिलर आज ही तुमसे वो काम ले लें जिसकी तुम्हारे और उनके दरमियान बात हुई है। मैंने मुख्तसरन कहा, मुमकिन है। वो बोली, उसके बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम होगा मिस्टर अली? मैंने कहा, ये हालात की नौयत पर मुनहसिर है पेनी। मिलर ने मुझसे कहा है कि उस काम की तकमील के बाद वो मुझे अमेरिका से निकलने में मदद देगा। अमेरिका में मेरी जिंदगी को सख्त खतरा लाहक है। अमेरिकी पुलिस बिलाखिर मेरा खोज निकाल लेगी। मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। पेनी ने अजीब अंदाज में कहा, खुदा तुम्हें कामयाब करे। और फिर वो किसी सोच में डूब गई। 9:30 बजे मैं पेनी के साथ बाहर निकल आया। पेनी खामोश थी। वो रास्तों से बखूबी वाकिफ मालूम होती थी। चुनाचे बगैर किसी दिक्कत के वो मतलूबा जगह पर पहुंच गई और फिर उसने एक खूबसूरत बंगले के सामने कार रोक दी। आहिस्ता से बोली, यही बंगला नंबर 60 है। मैंने पूछा, दरवाजे पर कोई नजर नहीं आ रहा, क्या मैं बिला झिझक इसमें दाखिल हो जाऊं? पेनी अंदर झांकने लगी। बोली, इस सिलसिले में कोई वाज़ेह हिदायत न मिलने से यही अंदाजा होता है। वैसे अंदर पोर्टिको में कारें मौजूद हैं। मैंने निशाने सुकोड़ते हुए कहा, ठीक है। पेनी आहिस्ता से बोली, मिस्टर अली, मैं उस वक्त तक होटल के कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे। आप वहां से फारिग होकर सीधे होटल वापस आएं। मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। अजीब सी फरमाइश थी। पेनी की ये हिदायत मोहब्बत आमेज थी, लेकिन मैं किसी कीमत पर उसे कबूल नहीं कर सकता था। मैं इमारत के गेट में दाखिल हो गया और फिर चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अंदर से एक कदावर शख्स निकल आया।
उसके बदन पर स्लीपिंग गाउन था। उसके बाल सफेद थे लेकिन चेहरे और जिस्म की बनावट से काफी सेहतमंद नजर आ रहा था। उसने खफीफ से अंदाज में गर्दन हिलाई और सवालिया अंदाज में बोला, विक्रम सिंह? मैंने जवाब दिया, जी। तब उसने मुझे साथ आने का इशारा किया और मैं उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। इमारत खासी दिलकश और कीमती सामान से सजी हुई थी। जिस राहदारी से गुजरकर हम एक कमरे के दरवाजे पर आकर रुके थे, उसमें कीमती कालीन बिछा हुआ था। उस शख्स ने दरवाजा खोला। अंदर तेज रोशनी थी और एक मेज के पीछे चंद अफराद नजर आ रहे थे। सामने की समत में भी कई कुर्सियां पड़ी हुई थीं। स्लीपिंग गाउन में मलबूस शख्स ने मेरे लिए कुर्सी सरका दी और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। फिर वो एक दीवार की तरफ बढ़ा और उसने दीवार पर लगा हुआ सुर्ख बटन दबा दिया। दफतन मेरे बदन को एक झटका सा लगा और फिर यूं महसूस हुआ जैसे बदन फट जाएगा। ऐसा कर्ब, ऐसी अजियत हो रही थी कि दिमाग माउफ होने लगा था। मैंने बौखला कर उठने की कोशिश की लेकिन हाथ पैरों में जान ही कहाँ थी। स्लीपिंग गाउन वाले ने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने और मेरे नजदीक आकर मेरा लिबास टटोलने लगा। गालिबन उसे किसी हथियार की तलाश थी, लेकिन ऐसी कोई चीज मेरे पास कहां से आई। जो कुछ मेरे लिबास से बरामद हुआ उसने निकाल कर सामने रख दिया और फिर दीवार के करीब पहुंचकर सुर्ख बटन ऑफ कर दिया। मुसलसल कर्ब की वो कैफियत खत्म हो गई थी, लेकिन इस तरह कि मैं अपनी मर्जी से जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। सिर्फ चंद लम्हात में मेरी कैफियत बरसों के बीमार किसी हो गई थी। लेकिन ये सब क्या है? उन्होंने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया? ये मेरी समझ से बाहर था। उसी वक्त दरवाजे से दो अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें एक मिलर था। मिलर ने अंदर दाखिल होकर गर्दन खम की और फिर मेज पर बैठे हुए एक शख्स को मुखातिब करके बोला, मिलर अपना काम खत्म कर चुका है जनाब। झुर्रियां पड़े हुए चेहरे वाले एक शख्स ने खुरदरी आवाज में कहा, इसकी असल शक्ल मिलर? मिलर के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई। बोला, जरूर। और वो इत्मीनान से मेरे पास पहुंच गया। पहले उसने मेरी पगड़ी उतारी, उसके बाद सर और दाढ़ी के बाल नोच कर फेंक दिए। उसके बाद उसने जेब से एक चपटी सी शीशी निकाली और उससे मेरे चेहरे को साफ करने लगा। मेरे आज़ा मेरे काबू में नहीं थे। मैं हाथ उठाकर उस मनहूस शख्स का गिरबान भी नहीं पकड़ सकता था, बस दांत पीस कर रह गया। मिलर ने मेरे चेहरे से प्लास्टिक के टुकड़े भी उतार दिए और फिर मेरी असल शक्ल नुमाया हो गई। उसके साथ ही एक तेज रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी और मेरी आंखें बंद हो गईं। रोशनी चंद साथ मेरे चेहरे पर मरकूज रही और फिर खत्म हो गई, लेकिन मेरी आंखों की बीनाई वापस नहीं आई। अब नजरों के सामने स्याह दायरे रक्स कर रहे थे। बूढ़े खुर्रांट की आवाज उभरी, शुक्रिया मिस्टर मिलर, हमें इत्मीनान है। मिलर मुस्कुराकर बोला, मुझे भी इत्मीनान होना चाहिए। बूढ़े की आवाज आई, ओ जरूर। उसने मेज के नीचे हाथ डाला और स्याह रंग का एक ब्रीफ केस निकाल कर मिलर के सामने रख दिया। रकम गिन लो। मिलर ने नोटों की एक गड्डी निकाल कर बूढ़े के सामने रख दी। बोला, मैं मौजूद लोगों की तौहीन का बायस नहीं बन सकता, अलबत्ता मेरी तरफ से एक हकीर सी रकम कबूल की जाए। बूढ़े ने पूछा, ये किस सिलसिले में? मिलर ने जवाब दिया, अजीम तहरीक की बका के लिए हकीर सा नजराना, क्योंकि मैं भी नस्लन यहूदी हूँ। बूढ़े आदमी ने नोटों की गड्डी उठाते हुए कहा, बेहतरीन। इस तरह तो इस दुश्मन दीन की गिरफ्तारी तुम पर फर्ज भी थी। मिलर ने जवाब दिया, अपने कारोबार से खुलूस की तालीम भी मेरा दीन ही देता है। पहले मैंने मिस्टर अली से भी गुफ्तगू की थी, लेकिन वो मुझे कोई रकम फराहम करने से कासिर नजर आए। तब मैंने सोचा कि इनके इवज एक मुनासिब मुआवजा मुझे कहाँ से मिल सकता है। मैं अपने दोस्त पुलिस अफसरान को भी नवाज सकता था, लेकिन उससे मुझे क्या मिलता। चुनाचे मैंने आप लोगों से राब्ता किया है। इसके साथ ही मैंने मिस्टर अली की हिफाजत का माकूल इंतजाम भी किया था, क्योंकि पुलिस इनकी तलाश में थी। अगर मेरी तहवील में ये पुलिस के हाथ लग जाते तो मुझे भी इनकी मुआवनत के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता। गोया मैंने मेहनत की और मेहनत का मुआवजा जरूरी होता है। बूढ़े आदमी ने इत्मीनान बख्श अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर बोला, ठीक है, अगर ये तुम्हारा कारोबार है तो हमें एतराज नहीं। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। मिलर बाहर निकल गया। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। मिलर ने कितनी बड़ी दगा की थी मुझसे, लेकिन ये इसलिए आम सी बात थी कि उसका ताल्लुक यहूदी कौम से था। मैं जराइम की जिंदगी का इंसान नहीं था, इसलिए धोखे का शिकार हो गया। इस जिंदगी में आने के बाद मुझे मोहतात रहना चाहिए था। किसी पर एतमाद करके खुद को बेबस कर लेना शर्मिंदगी की बात है। मुझे पहला मौका मिलते ही कोई कदम उठा लेना चाहिए था। ये अंदाजा लगा लेना कोई मुश्किल काम नहीं था कि वो कौन लोग हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।